हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा इस क्लास के अंदर। इससे पहले मैं आप लोगों को दो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा चुका हूं और ये प्रैक्टिस सेट लगातार मैं आपको उन्हीं चार चैप्टर से करा रहा हूं जो मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। तो अगर आपने पिछले दो प्रैक्टिस सेट की क्लास को नहीं देखा है तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन दोनों प्रैक्टिस सेट का लिंक डाल दूंगा। साथ ही आप जो चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, उसकी भी लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर कराऊंगा। जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको इनके भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराऊंगा। साथ ही जो नए स्टूडेंट्स क्लास से जुड़े हैं, लोकवाणी पाठशाला से जुड़े हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो किसी भी चैप्टर की क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को पहली क्लास से देखें, क्योंकि अगर आप क्लास को पहली क्लास से देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे और तभी आप बाकी क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कुछ लोगों का माइंड अच्छा होता है, वो जल्दी कैच कर जाते हैं, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली मैं पहली क्लास बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की बनाता हूं, तो वो वहां से कॉन्सेप्ट को जरूर देखें और लगातार क्लास वाइज क्वेश्चन को देखें, तभी आप अच्छे से अपनी बुक से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी हम 10 क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लिखा है, एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी गलती, तो आपको ये बतानी है कि गलती कितने प्रतिशत की हुई है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है भाई, गुना किससे करना था, तो भाई गुना करना था 5/3 से, और गुना किससे कर दिया, गुना कर दिया 3/5 से, यानी कोई अंक था और उस अंक में 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको वो अंक चाहिए कि वो अंक क्या होगा। तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है क्या दी गई है, 5 और 3, इसका आप क्या ले लें, इसका आप एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। अब इस 15 में एक बार आप 5/3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि वैल्यू क्या आती है। तो भाई 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी एक बार वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। फिर आप दोबारा से क्या करिए, इसी 15 में इससे मल्टीप्लाई करके देखिए, 3/5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, कैलकुलेट करेंगे तो 3 तिया कितना आया, 9 आया। तो भाई गलती तो हुई है, पहले 25 था, बाद में कितना हुआ, 9 हुआ। तो आप बोलेंगे कि गलती कितने प्रतिशत हुई, कितने प्रतिशत की कमी आई। तो आप बोलेंगे 16 की कमी आई है। तो कमी या वृद्धि आप कहां पर कैलकुलेट करते हैं, जहां से प्रतिशत में, जहां से परिवर्तन शुरू होता है। तो परिवर्तन कहां से शुरू हुआ, 25 से, मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 100 से। कितनी बार कटेगा, 4 बार। 16 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64%, यानी प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो प्रतिशत की त्रुटि 64% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए भी दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखा है, एक गांव की आबादी, आबादी यानी जनसंख्या, एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर, जन्म दर मतलब कि वहां पर जो लोग पैदा हो रहे हैं, वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है। तो आपको बताना है 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। भाई सिंपली आपको क्या करना है, आप देखिए कि जन्म दर कितनी दी गई है। तो भाई जन्म दर आपको दी गई है 12.5%, यानी कितने लोग तो वहां एक साल में पैदा हो रहे हैं, और मर कितने रहे हैं, यानी मृत्यु कितने की हो रही है, तो भाई 2.5% की मृत्यु हो रही है। तो फाइनली आप क्या देखेंगे कि भाई फाइनली अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 10% लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जनसंख्या को लगातार बढ़ा रहे होंगे हर साल। क्यों, क्योंकि 12.5% का जन्म हो रहा है, 2.5% की मृत्यु हो रही है। इसका मतलब 10% लोग क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो आपसे यही पूछा गया है कि अगर यही क्रम चलता रहा तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। जब मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में क्वेश्चन कराए हैं तो आपको सिंपली मैंने कैसे बताया था भाई, इसीलिए आपको कहता हूं कि आप पिछले चैप्टर को अच्छे से जरूर देखें। जब आप उन चैप्टर को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े आसान लगेंगे। हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करते थे, हम 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/10, और अब मैं इसको कितने साल चलाऊंगा, तो अब मैं इसको 3 साल चलाऊंगा। भाई पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल 10 से 11 हुआ, और तीसरे साल 10 से 11 हुआ। फिर हम इनकी क्या करते हैं, हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 1331। तो अब आप देखिए कि आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या दी गई है। गांव की आबादी 9000 है। भाई अगर 9000 है और वो लगातार बढ़ रही होगी तो आपसे किसका मान पूछा है, आपसे 1331 का मान पूछा है कि 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। और वैल्यू आपको किसकी दी गई है, तो आपको 1000 की वैल्यू दी गई है और कितनी दी गई है 9000। 1000 से आप कैलकुलेट करेंगे कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9 आ गया। आपको कितने का मान निकालना है 1331 का आपको मान निकालना है। तो 9 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। तो आप बोल रहे होंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 2 बचेंगे, 9 तिया 27 और 2 29, 2 बचेंगे, 9 एकम 9 और 2 11। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, यानी 3 साल के बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 11979। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 28% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। भाई उसके अंश में, अंश किसको बोलते हैं न्यूमरेटर, उसमें 50% की वृद्धि की गई है, हर यानी डिनोमिनेटर में 28% की कमी की गई है। तो ऐसा करने से भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या है। तो देखिए भाई क्वेश्चन को सिंपली आपको कैसे करना है। पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप अंश लिखेंगे और फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप हर लिखेंगे। भाई अंश और हर से ही हमारी क्या बनती है, तो अंश और हर से ही हमारी क्या बनती है, भिन्न बनती है, यानी फ्रैक्शन बनती है। तो आपको सिंपली क्या कहा गया कि पहले अंश में कितना इंक्रीमेंट किया गया है 50% का। तो भाई 50% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, क्या बनेगी 1/2, यानी पहले जो अंश था वो कितना था 2 था, अब कितना हो गया, तो अब 3 हो गया। ये किसकी बात हो रही है, तो ये अंश की बात हो रही है। अब इसी तरह से हर में क्या किया गया है, हर में 28% की कमी की गई है। तो अगर आप 28% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे तो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 से नीचे 25 बार कटेगा। इसका मतलब पहले जो हमारा हर था वो कितना था, वो 25 था, अब वो कम हुआ है। देखिए जो अंश था वो बढ़ा था, 2 से 3 हुआ, लेकिन जो हर है वो कम हुआ है। तो पहले 25 है तो 25 में हम 7 घटाएंगे और हम कितना लिखेंगे, हम 18 लिखेंगे। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी पहले वाली फ्रैक्शन यानी पहले वाली भिन्न बन गई, और ये क्या बन गई, ये आपकी बाद वाली भिन्न बन गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भिन्न बन चुकी है 25/36 और हमारे अकॉर्डिंग क्या बन चुकी है 3/18। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कितना आएगा 1/6। तो हमारे अकॉर्डिंग तो वे कितनी बनी, तो हमारे अकॉर्डिंग 1/6 बनी है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बनी है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25/36 बनी है। पूछा क्या गया है वास्तविक भिन्न का मान, तो ये होगा हमारे अकॉर्डिंग वास्तविक भिन्न का मान जो पहले वाला था, यानी हमें किसका मान निकाल के दिखाना है, हमें 2/25 का मान निकाल के दिखाना है। तो सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, फ्रैक्शन हमें निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा f गुना 1/6, इधर आप कैलकुलेट करेंगे 25/36 और गुना में क्या आ जाएगा 2/25। बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, 25 से 25 खत्म हो गया, 6 से आप 36 को काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से आप 6 को काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, यानी जो आपके पास वास्तविक यानी मूल भिन्न थी वो कितनी थी, वो 1/3 थी। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। लिखा है राहुल ने 375 रुपए प्रति दर्जन की कीमत पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे, यानी 1 दर्जन की कीमत कितनी है 375 और उसने कितने खरीदे हैं 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। उनमें से उसने प्रत्येक को 33 रुपए का बेच दिया, यानी एक खिलौना उसने 33 रुपए का बेचा है। तो आपको बताना है लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता क्या है। तो भाई हमें सिंपली क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि जो 12 खिलौने थे, यानी जो उसने 1 दर्जन खिलौने खरीदे हैं, भाई 1 दर्जन का क्या मतलब हो गया, 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 खिलौने, वो कितने के खरीदे हैं, वो 375 के खरीदे हैं। हमें 20 दर्जन से मतलब नहीं है, हम केवल यहीं से कैलकुलेट करके ले आएंगे। क्यों, क्योंकि भाई 12 खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है ये क्या है, ये उसने खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 375। हम यहाँ से एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस निकाल के ले आते हैं कि एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो भाई सिंपली आपको क्या करना है, 375 को आप किससे भाग कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए।
आप इसको पहले 3 से काट लीजिए, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। नीचे आप काटेंगे 3 से कटेगा 4 बार। अब आप 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 तिया 12, 5 को उतारेंगे 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 31.25 रुपए में उसको क्या पड़ गया, एक खिलौना पड़ गया। तो 31.25 का उसको एक खिलौना पड़ा। हमें 20 दर्जन से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की वैल्यू दे दी जाती है जिसका कोई रोल ही नहीं होता। तो हमें तो सिंपली क्या पता लगा कि एक खिलौना उसे कितने का पड़ा है, तो एक खिलौने का कॉस्ट प्राइस उसके लिए 31.25 रुपए है। बेच उसने कितने में दिया, 33 रुपए में। तो भाई 31.25 का खरीद के लाया और 33 का बेच दिया एक खिलौना, तो लाभ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको इसी लाभ की क्या निकालनी है, प्रतिशतता निकालनी है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1.75, यानी इतने रुपए का उसे क्या हो रहा है, इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। भाई 33 में से क्या कर दिया, 31.25 को घटा दिया। अब प्रॉफिट हुआ है तो वो कहां पर होगा, तो वो कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है, 31.25, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 से आप नीचे काटोगे, 25 ही कम 25, 6 बचेगा, 2 उतारोगे, 25 दूनी 50, 12 बचेगा, फिर आप 5 उतारोगे, 25 पंजे 125, इसको काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28/5% का उसको क्या होगा, 28/5% का उसको लाभ होगा। भाई 7 के मल्टीप्लाई 4 में हो गया 28 और नीचे केवल कितना बचा, 5 बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे तथा शेष केले 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। तब आपको लाभ का प्रतिशत बताना है। भाई 2 बार आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, एक बार 200 केलों को 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया और दूसरी बार शेष। तो भाई शेष कितने बचे होंगे, 300 में से आप 200 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब जो बाकी 100 केले बचे उसको 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। तो हमें सिंपली क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भाई हमें दिया गया है कि जो 1 दर्जन केले का रेट है वो कितना है, वो 18 रुपए है। और ये आप क्या कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कितने खरीदे, तो भाई टोटल 300 खरीदे। कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें 300 का कॉस्ट प्राइस चाहिए कि 300 किलो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। भैया आप इसको काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 18, ठीक है। 6 और 30 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1800। भाई 300 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 1800, डिवाइड किससे करना है, 4 से। कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और एक क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी 450 रुपए के वो केले क्या करे गए हैं, क्या किए गए हैं, खरीदे गए हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो पहले वाले केस में 12 केले कितने के बेचे हैं, तो वो बेचे हैं भाई 24 रुपए के, और टोटल केले थे कितने, तो भाई 200 केले थे। 12 से कैलकुलेट करेंगे, 2 बार कटेगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपए तो सेलिंग प्राइस ये आ गया। और ये कितने किलो का आया, तो भाई ये 200 किलो का आया है अभी। अब आपको क्या करना है, वापस आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। वही कैलकुलेशन वापस करेंगे। इस बार 12 केले कितने के बेचे हैं, 21 के। टोटल कितने बेचे हैं, 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 से काट सकते हैं, 3 सत्ते 21, 4 से 100 को काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 175 आएगा। तो एक आपके पास सेलिंग प्राइस ही आ गया। तो दोनों सेलिंग प्राइस मिलाकर टोटल कितना हो गया, तो भाई ये हो गया 575। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कितने के खरीदे गए थे, 450 के, बेचे कितने के गए, 575 के। अब आप आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से आप लाभ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो 450 के खरीदे हैं, 575 के बेचे हैं, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 125 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 575 में से 450 को आप माइनस कर देंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 450, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। कैलकुलेट होता है तो कर लीजिए भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10,
कितना बचेगा 5, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और एक क्या बच जाएगी 0 बच जाएगी। नीचे कितना आ जाएगा 5 × 45। तो यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपका डेसिमल में आंसर आ रहा होगा तो वो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल कितना आ रहा है 250/9% का उसको क्या हुआ होगा, उसको लाभ हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बढ़िया सवाल है और इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले मैं आप लोगों को करा चुका हूं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर पेन को बेचा। तो पूछा गया है कि उसने 10 रुपए में कितने पेन बेचे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इन क्वेश्चन को करने का। भाई आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको परसेंटेज दी गई है उसको आप लेंगे। तो 40% आपको फ्रैक्शन दी गई, 40% की फ्रैक्शन क्या बन गई 5/2, सॉरी 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि भाई वो 5 का खरीद के लाया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 5 और सेलिंग प्राइस कितना बन गया 7। क्यों? क्योंकि उसने लाभ पर बेचा है। तो ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास रुपए आते हैं, यानी आपके पास वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या आता है, मूल्य आता है। अब मैंने आपको ये भी बात समझा रखी है कि रुपए और वस्तु में, यानी अगर वस्तु की बात की जाए तो रुपए और वस्तु में कैसा रिलेशन होता है, तो भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये बात हम प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी वस्तु का रेट बढ़ता है तो वस्तु हमें कम मिलती है, और अगर वस्तु का रेट घटता है तो वस्तु हमें ज्यादा मिलती है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन होता है। तो अपोजिट रिलेशन होने का मतलब कि अगर मैं इनकी वस्तु बनाता हूं तो ये कितनी बन गई, वस्तु बन गई इधर 7 और इधर कितनी बन गई 5। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इतनी उसने खरीदी थी और इतनी उसने क्या कर दी, बेच दी। और ये एग्जैक्ट वही अमाउंट आता है जितना अमाउंट आपसे कहा गया है। भाई कितना अमाउंट कहा गया है 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए में कितनी खरीदी, तो भाई 10 रुपए में 7 खरीदी। आपसे पूछा गया है 10 रुपए में कितनी बेची, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 10 रुपए में 5 बेची। भाई सिंपल सा फंडा है, रुपए और वस्तु क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमने भी क्या कर दिया, इनको अपोजिट कर दिया। तो जो रेट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है ये वही रेट निकल के आता है, यानी 10 में 7 को खरीदा तो 10 में क्या कर दिया 5 को बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। लिखा है एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी। अब पूछा गया है कि यदि उसे 50% लाभ कमाना हो तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। वही आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आप 50% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे। तो भाई 50% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/2, यानी आप क्या कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 2 का 50% यानी 1। तो 2 की खरीदी और कितने की बेच दी 3 की। तो ये तो क्या है, ये तो रुपए हैं। और अगर मैं इनकी वस्तु बनाता हूं तो वापस मैं आपको समझा रहा हूं कि रुपए और वस्तु एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो हम क्या कर देंगे, हम भी इनको अपोजिट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2। और ये वही अमाउंट निकल के आता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। इसका मतलब 1 रुपए की अगर उसने 3 खरीदी है तो उसको 1 रुपए की कितनी बेचनी पड़ेगी, उसको 1 रुपए की 2 बेचनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। बस आपको इतना काम इस क्वेश्चन के अंदर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज राशि का 28% है। राशि मतलब मूलधन का 28% है। आगे क्या कहा गया, 2880 रुपए की राशि पर 3 सही 3/4 वर्षों के लिए पहले से दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें दर चाहिए, क्योंकि जब दर आएगी तभी तो हम दर को दुगना करेंगे। अब दर कैसे निकलेगी, तो दर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें 1 साल का ब्याज चाहिए और क्या चाहिए, तो भाई हमें मूलधन चाहिए। और मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं। इतना काम हमें करना है। अब ये जो आपको साधारण ब्याज दिया गया है
वो आपको कैसा दिया गया है, वो आपको राशि का 28% दिया गया है। तो वही 28% की फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगी 7/25। अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो जो नीचे वाली वैल्यू है ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी मूलधन बन जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ये क्या बन जाएगा, ये आपका ब्याज बन जाएगा। भाई कैलकुलेट कर सकते हैं, 25 का 28% कितना होगा, 7। लेकिन ये ब्याज आपका कितने साल का है, तो क्वेश्चन में ब्याज आपका 4 साल का है, जबकि रेट निकालने के लिए हमें कितने का चाहिए, केवल 1 साल का। तो 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, भाई जो टोटल ब्याज है 4 साल का, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा, और उसके नीचे मैं किसको रख देता हूं, मूलधन को रख देता हूं। मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं, 100 से, क्योंकि हमें क्या निकाल के लानी है, ब्याज की दर निकाल के लानी है। इसके नीचे भी 1 मानेंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं, भाई फर्स्ट की मल्टीप्लाई 4th में होती है, सेकंड की मल्टीप्लाई 3rd में होती है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे बन जाएगा 100, यहाँ पर भी 100 है, आगे परसेंट लगा हुआ है, कैलकुलेट करेंगे तो दर कितनी आ गई, तो दर आ गई 7%। अब आगे क्या कहा गया, इस दर को दुगना कर दिया गया, तो दुगनी करने के बाद दर कितनी बन जाएगी, तो दर बन जाएगी भाई 14%। अब आपको क्या करना है, वापस आपको साधारण ब्याज निकालना है। आप कह सकते हैं कि आपको मूलधन यानी 100 का मान कितना दिया गया है, तो भाई वो दिया गया है 2880। अब आपको 2880 रुपए पर ब्याज बताना है, और कितने टाइम के लिए, 3 से ही 3/4 वर्ष। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15/4%, तो 15/4 तो आपके क्या हो गए, वर्ष हो गए। भाई 15/4 तो क्या हो गए, वर्ष हो गए। अगर मैं इसमें रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेट कितनी हो गई, 14%। तो ये हमारा क्या इकट्ठा हो जाता है, ये हमारा ब्याज इकट्ठा हो जाता है किसमें, प्रतिशत में। यही सब तो हम पढ़ के आए हैं साधारण ब्याज के अंदर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 सत्ते 14, आप इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब नहीं कटेगा, तो 15 सत्ते 105/2 का आपको मान निकालना है कि 105/2 का मान कितना होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से कितना बच रहा है, 10। 10 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क में, यही कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क में हो जाएगी। इधर कितना बच रहा है, 288, और मल्टीप्लाई में कितना बच रहा है, 105/2। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 144 बार। इसको आप 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, इसको आप 5 से काटेंगे, 21 बार कटेगा। फिर आप 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 72 बार कटेगा। कैलकुलेट करेंगे, 21 दूनी 42, 4 बचेंगे, 21 सत्ते 147 होते हैं, 147 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 151। तो इतना आपका क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा 2880 रुपए की धनराशि पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 8400 रुपए की धनराशि निश्चित समय में 8.75% साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपए बन जाती है। तो भाई 11,046 रुपए बन जाने का मतलब ये क्या बन रहा है, मिश्रधन बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या शामिल होगा, तो इसके अंदर ब्याज शामिल होगा। तो आपसे क्या कहा गया कि 9600 रुपए पर, 9600 रुपए पर इसी दर से और इतने ही समय के लिए आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। भाई देखिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि पहले मैं कैलकुलेट करूंगा, दर निकालूंगा, समय निकालूंगा, यानी दर आपको दी गई है, आप समय निकालेंगे, फिर आप उसी समय से 9600 रुपए पर ब्याज निकालेंगे। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, भाई अगर 8400 रुपए थे तो 8400 रुपए पर जो मिश्रधन बना वो कितना बना, वो 11,046 रुपए बना। ठीक है, क्योंकि रेट भी सेम है और समय भी उतना ही है। 8400 रुपए पर कितना बना, 11,046 बना। तो आप तो सिंपली ये निकाल के ले आइए कि अगर 9600 रुपए होंगे तो मिश्रधन कितना बनेगा, और जब आप मिश्रधन निकाल के ले आएंगे तो मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे, तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, आपके पास सिंपली ब्याज निकल के आ जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज बड़ी होती है। वापस समझ लीजिए, भाई 8400 रुपए पर आपको एक ब्याज की रेट दी गई और आपको समय दिया गया, और उस पर मिश्रधन कितना हो गया, 11,046 हो गया। अब आपसे कहा गया भाई 9600 रुपए हैं, वही रेट है, वही समय है, और आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है।
तो भाई अगर हम मिश्रधन निकाल के ले आते हैं कि मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 12 से काट सकते हैं, 12 सत्ते 84, 12 से काटेंगे 12 अट्ठे 96, 7 से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 एकम 7, आगे बचेगा 4, जीरो उतारेंगे 7 पंजे 35, कितना बच जाएगा 5, वापस 4 को उतारेंगे 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56, 8 की मल्टीप्लाई 1578 में कर लीजिए क्योंकि यहाँ से 8 बचा हुआ है, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 56 और 6 कितने हो जाएंगे 62, वापस 6 बचेगा, 8 पंजे 40 और 6 कितने हो जाएंगे 46, 4 बचेगा, 8 ही का 8 और 4 12। तो भाई आपको 9600 रुपए पर इतना क्या मिल गया, इतना आपको मिश्रधन मिल गया। बात समझ में आई, इतना क्या मिल गया, मिश्रधन मिल गया। तो अगर मिश्रधन पूछा होता तो यही हमारा आंसर हो जाता। हमसे क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज, तो इसमें से किसको घटा दीजिए, इसमें से मूलधन को घटा दीजिए। तो आप क्या कहेंगे भाई, यहाँ से कितना बचेगा 4, यहाँ से कितना बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा 0 और 12 में से 9 गई, कितना बचेगा 3, तो 3024 आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो केवल आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा है, केवल आपको इतनी कैलकुलेशन करनी है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई अगला और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया सवाल है। कहा गया है 5000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको दर कैसी दी गई है। 5000 रुपए की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए जमा की गई। तो आपसे पूछा गया है 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो भाई आप सिंपली क्या करते हैं, भैया आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मूलधन दिया गया तो आप मूलधन पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मूलधन नहीं दिया जाता तो आप किस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भाई आप रेट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम कितना है 3 साल का। तो अगर आपको डायरेक्ट मूलधन दिया गया है तो हम डायरेक्ट मूलधन पर भी कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर नहीं दिया जाता तो हम फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं, फिर हम उसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 वर्ष का टाइम है। तो जैसे आपको बेहतर लगे, इस बार मैं आपको मूलधन पर कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो 5000 को कितना परसेंट है 10%, 10% की फ्रैक्शन ब्रेक करी, कितना हुआ 1/10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हम तीनों साल पर क्या करेंगे, मूलधन पर ब्याज लेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, मूलधन पर ब्याज लेंगे। ब्याज कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा। तो 5000 का अगर आप 1/10 कैलकुलेट करेंगे तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा, तो ये 500 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आप करना सीख लीजिए। तो भाई दूसरे साल में कितना होगा 500 होगा, और तीसरे साल में कितना होगा 500 होगा। तो ये तो आपका क्या आ गया, ये तो आपका साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि अगर पहले वाले साल की बात की जाए तो जितना आपका साधारण ब्याज होता है उतना ही आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब आप दूसरे साल पे चलेंगे, तो जब आप दूसरे साल पे जाएंगे तो भाई मूलधन पे तो ब्याज ले लिया, अब आप किस पे लेंगे, अब आप ब्याज पे ब्याज लेंगे, और कितना मिलेगा 1/10 मिलेगा। तो आप 500 का 1/10 कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, वो 50 आ जाएगा। 2 साल पूरे हो गए, अब आप तीसरे साल पे चले गए। तो मूलधन पर तो ब्याज आपने ले लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको ब्याज पे ब्याज लेना है। तो ये टोटल कितना बन रहा है 500 और 500 1000, 1000 में आप 50 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1050। और इसका भी आप क्या निकालेंगे, तो इसका भी आप 1/10 निकालेंगे, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 105। बस आपको इतना काम करना है। आपसे पूछा गया 2 साल और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो भाई अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये पूरा का पूरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, कितना 500 और 500 1000, और ये कितना हो जाएगा 1050। ठीक है, अभी हमने लिखा ये क्या हो गया, ये आपके पास 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मैं आपसे पूछता हूं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो भाई 15 से तो ऊपर है 500 500 500 1500, 105 ये हो जाएंगे 1605, और 50 ये हो जाएंगे 1655। तो आपसे पूछा गया है इनका अंतर, तो आपको क्या करना है 1655 में से 1050 को घटा देना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 605। एक तरीके से तो आपने ये निकाला, भाई थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ी, सबको जोड़ना पड़ा, तब जाके कितना आया 605। एक आपको कुछ भी नहीं करना, भाई तीनों तीसरे और दूसरे साल का अंतर पूछा है, तो 2 साल का ब्याज हटा दो,
अगर 2 साल का ब्याज हटा दोगे तो केवल तीसरे साल का ही तो ब्याज बचेगा, वही तो डिफरेंस है। आप जोड़ के देख सकते हैं कितना आएगा, 605 ही तो आ रहा है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला, अदरवाइज यही तो पूछा गया कि तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तो भाई 2 साल का आप घटा ही तो रहे हो, तो 2 साल का हटा दो तो कितना बचेगा, 500 प्लस 105, तो कितना आ जाएगा, 605 आ जाएगा। आई होप कि ये 10 के 10 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के भी आप लोगों को समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट मन में क्रिएट हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी 3 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये नई शुरुआत जो प्रैक्टिस सेट की हमने की है ये आपको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, ताकि वो भी इन प्रैक्टिस सेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाएं। लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट में एग्जाम वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूं। साथ ही साथ टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर चलेगा। रीजनिंग की क्लास आप लोगों की चल चुकी है, तो रीजनिंग की क्लास भी आप शाम को 7 बजे डेली देखें और वहां से भी आप कॉन्सेप्ट को सीखें। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है, अगली बार एक और नए प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन में लेकर आऊंगा और वापस उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही है, थैंक यू।